तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एकेडमी में गुस्तानी राजी में। अब तक 150 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुकी हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह पर, करंट अफेयर्स वगैरह पर। बहुत सारा खजाना हम आपको अपना सौंप चुके हैं। कोशिश यही है कि जितना एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर किया जाए। तो अब इकोनॉमिक्स की क्लास है। इकोनॉमिक्स के इस क्लास के 6 पार्ट हो चुके हैं, ये 7वां पार्ट है। ठीक है, अब पिछले 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पार्ट्स में हमने इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ों की बातचीत की है। इतनी बातचीत की हम खुद भी भूल गए, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज की इस क्लास में, इस पार्ट में हम लोग आपसे बात करेंगे कि क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है किसी भी अर्थव्यवस्था, कोर सेक्टर, क्या है समृद्ध विकास, क्या है प्रबल धक्का सिद्धांत और क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था के और भारतीय कृषि के लक्ष्य। ठीक है ना, आपकी फैसिलिटी के लिए सारी चीजें सामने लिख रखी हैं। आप लोग कॉपी पेन अपने पास लेकर बैठिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे, आपको जो भी वीडियो है वो तुरंत आप तक पहुंचेगी, उसका नोटिफिकेशन हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आधारभूत ढांचा, आप जो है आप सिंपल सी बात ये देख लीजिए कि आप घर बनाते हैं। अच्छा, आपका शरीर है ना, उसका भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपका जो कंकाल तंत्र है, आपका जो कंकाल तंत्र है, जो हड्डियां हैं ना, वो आपके शरीर का स्ट्रक्चर है। उसके बिना आपका शरीर, उसके बिना आप अपने शरीर की कल्पना नहीं कर सकते। सांप, बिच्छू, इनमें छिपकली वगैरह में इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या कंकाल तंत्र है बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए रेंग के चलते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी और जांघें बहुत मजबूत हैं, इसलिए हम सीधे फॉलो करके चलते हैं। समझ है ना, है ना। हाँ, उसी तरह से आप कोई मकान बनाएंगे तो आपने उसमें दरवाजे, पलस्तर वगैरह, है ना, सब कुछ करा दिया, लेकिन सबसे पहले ईंटों का एक ढांचा खड़ा करेंगे। ठीक है ना, है ना, वही हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि वो सारे एक्टिविटीज, वो सारे क्रियाकलाप, वो सारे काम जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी हैं, किसी भी देश में आर्थिक गतिविधियों के लिए जरूरी हैं। देश तो छोड़िए, किसी भी क्षेत्र, किसी इलाके, किसी गांव या मोहल्ले के डेवलपमेंट के लिए या उसके आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। इसी को हम कहते हैं बुनियादी ढांचा या आधारभूत ढांचा। जैसे खेती की आप बात करें तो खेती में आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा। खेती को करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहले उपजाऊ जमीन, जमीन नहीं, सबसे पहले उपजाऊ जमीन। उस जमीन तक जाने के लिए, वहां से माल लाने के लिए, वहां से माल को काटने के लिए सड़कें। उस जमीन में पैदावार बेहतर हो उसके लिए सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधनों में क्या है? नहरें, नाले, झीलें, कुएं, तालाब, पंपिंग सेट वगैरह वगैरह। ठीक है ना। इसके अलावा उस जमीन से जो पैदावार हो रही है उसको स्टोर करने के लिए गोदाम, उसको खरीदने के लिए मंडियाँ, यानी कि उसके व्यापार के लिए जो भी जरूरी साजो सामान है वो, उस माल को लाने ले जाने के लिए भारी वाहन, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये कहलाती है इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचा। किसके लिए? खेती के लिए। इसमें आप और भी जोड़ सकते हैं, सिंचाई के लिए बिजली, सिंचाई के लिए बिजली, और फर्टिलाइजर के लिए फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, सीड के लिए सीड प्लांट, वो भी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जोड़ सकते हो। हालांकि ये चीज़ें बाद के समय में आई हैं, क्योंकि बिना केमिकल फैक्ट्री के भी खेती हो सकती है ना, बिना बिजली के भी सिंचाई हो सकती है। ये बाद में चीज़ आती हैं, ये सहायक या सपोर्टिंग या डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन खेती के लिए मूलभूत ढांचा क्या है? पानी, पानी के लिए नहरें वगैरह और उपजाऊ जमीन, और आने जाने के लिए वहाँ पर सड़कें। इसके अलावा अब जैसे जैसे खेती में मशीनीकरण बढ़ेगा तो ट्रैक्टर, हैरो, ट्रॉली और भी जो जरूरी साधु सामान है वो सारी की सारी चीज़ें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा या बुनियादी संरचना या आधारभूत ढांचा या आधारभूत संरचना में आ जाएगा। ठीक है। अब किसी देश के, अब ये तो हमने खेती की बात करी, अब इसी के साथ साथ हम हर सेक्टर की बात करें तो बिजली, पानी, सड़क, आवास, बिजली, पानी, सड़क, आवास। पानी का मतलब सिंचाई के लिए पानी, पीने के लिए पानी और उद्योगों के लिए पानी, है ना। ये जो जरूरी चीजें, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे पटरियां, है ना, राजमार्ग जिसे हम कहते हैं नेशनल हाईवे, गोदाम, नहरें, नदियां, झील, तालाब, दाम, पावर प्रोजेक्ट, है ना, खाने, खान का मतलब समझे माइंस, जहाँ से आपको कच्चा माल मिलता है तरह तरह के कारखानों के लिए, जंगल। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। इसी को हम कहते हैं बुनियादी ढांचा। तो अगर ये बुनियादी ढांचा बेहतर है, अच्छी सड़कें हैं, बंदरगाह हैं, रेलवे गाड़ियाँ हैं, फ्रेट कॉरिडोर हैं, अब तो नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, वंदे भारत तो पता नहीं कौन कौन सी, ये सारी चीज़ें बेहतर हैं, सड़कें बेहतर हैं, उपजाऊ जमीन है, पानी की कमी नहीं है, बिजली की कमी नहीं है, खाने हैं, खानों कोयले की कमी नहीं है, लोहे की कमी नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो कल कारखाने हैं, व्यापार है, वाणिज्य है, उसको मोटिवेशन मिलेगा और अर्थव्यवस्था को अंग लगेंगे।
ठीक है ना, ये बुनियादी ढांचा, समझ गए। तो अगर बुनियादी ढांचा कमजोर है तो अर्थव्यवस्था कमजोर है, बुनियादी ढांचा मजबूत है तो अर्थव्यवस्था मजबूत है। हर सरकार का जो ध्यान रहता है वो इसी पर रहता है कि हमारा बुनियादी ढांचा मजबूत हो। तो इसी तरह से जब भारत जब आज़ाद हुआ, भारत ने सबसे पहले जो ध्यान दिया था वो अपने बुनियादी ढांचे को दिया था। अंग्रेजों ने इस चीज़ पर ध्यान दिया नहीं था, इसलिए हम पिछड़ गए। ठीक है, हो गया। तो साहब अब एक आता है कोर सेक्टर। कोर का मतलब दिल, हृदय। अगर देखो ना, हार्ट अगर काम करना बंद कर जाए, छुट्टी है ना। शरीर के अन्य अंग अगर काम करना कम कर दें तो हम कुछ समय तक जी सकते हैं, लेकिन हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया, छुट्टी हो गई, है ना। आपका लीवर, आपके लंग्स अगर धीरे धीरे काम करना छोड़ें, लंग्स आपका काम करना बंद कर गया तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देकर काम चलाया कुछ समय के लिए, लेकिन हार्ट खत्म तो छुट्टी, है ना। तो उसी तरह से अर्थव्यवस्था में जैसे हमारे शरीर में हार्ट या हमारे कोर, हार्ट क्या हुआ, हमारे शरीर का कोर हुआ, है ना, खास अंग हुआ, वो हमारे लिए ज़रूरी है। उसी तरह से किसी भी देश के आर्थिक विकास में या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे सेक्टर हैं, कुछ ऐसे उद्योग हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो उस अर्थव्यवस्था के टिके रहने के लिए ज़रूरी है। न सिर्फ टिके रहने के लिए बल्कि विकसित होने के लिए ज़रूरी हैं। उन उद्योगों को या उन कामों को कहते हैं अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर या कोर उद्योग। हमारे देश में या पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था के 8 कोर उद्योग या 8 कोर सेक्टर माने जाते हैं। आपसे पूछ भी लेगा कि कोर सेक्टर के उद्योग कितने हैं, तो 8 हैं। ये 8 कौन कौन से हैं? कोयला, ठीक है ना, कोयला, कच्चा तेल कौन सा, वही पेट्रोल डीजल वगैरह, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद का मतलब समझ हो, कच्चा तेल जहाँ छाना जाता है, रिफाइन किया जाता है, जहाँ पर छाना जाता है तो वहाँ से तेल तो छनते जनता है। उसके अलावा वहाँ से मोबिल ऑयल और क्या क्या मिलता है भाई, लुब्रिकेंट्स, मोम, तमाम तरह की चीज़ें वहाँ से मिलती हैं, तो उसको हम कहते हैं रिफाइनरी उत्पाद। उर्वरक यानी खाद के कारखाने, स्टील के कारखाने, सीमेंट के कारखाने और बिजली के कारखाने। बिजली का कारखाने होता है ना, हालांकि उसे आमतौर पर बिजली कारखाना कहते नहीं है, पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं, लेकिन वो तो कारखाने है ना। तो ये जो 8 चीज़ें हैं ना, 1, 2 कोयला, 1 कच्चा तेल, 2 प्राकृतिक गैस, 3 रिफाइनरी उत्पाद, 4 उर्वरक, 5 स्टील, 6 सीमेंट, 7 बिजली, 8। ये 8 जो है कोर सेक्टर में। आपसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा कोर सेक्टर में है और कौन सा नहीं। ओके, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, ये बातें होंगी। अब यहाँ पर नर्स, इनका पूरा नाम है रेगनर नर्स, ये है ना आप, ये नर्स या रेगनर नर्स। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया गरीबी का दुष्चक्र, है ना, टैप ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र। क्या होता है ये गरीबी का दुष्चक्र? वो फिल्म देखी ना, इंग्लिश मीडियम थी, हिंदी मीडियम, क्या था वो, उसमें है ना वो राकेश डोगरियाल है, क्या प्रकाश डोगरियाल, क्या है उसमें एक्टर का नाम पता नहीं क्या नाम, राकेश डोगरियाल शायद। तो वही कई बार मैं कह चुका हूँ ना कि हमारे दादा भी गरीब थे, हमारे पिताजी भी गरीब थे, हम भी गरीब हैं, हम खानदानी गरीब हैं, है ना। तो ये गरीबी का दुष्चक्र जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज आप हैं, मान लीजिए आपके पिताजी ने आपने गरीबी का जीवन जिया, आप जो है पढ़ लिखे, आपके पिताजी ने आप पे इन्वेस्ट किया, किस पे, आपकी शिक्षा पर आप इन्वेस्ट किया। अब जब आपकी शिक्षा पर इन्वेस्ट किया तो आप जो हैं ज्ञानवान समाज के अंग हो गए, है ना। आपके पिताजी ने आपकी शिक्षा पर ध्यान दिया, आप देश की भी और सरकार की भी पूंजी हो गए, आपने अपना कोई कारोबार शुरू किया नए किस्म का, उससे पैसा आया, आप गरीबी से बाहर निकले। लेकिन तभी निकले जब आप पर इन्वेस्ट किया गया। अगर आप पर इन्वेस्ट ना किया जाता, 9 साल की उम्र में आपके हाथ में भी फावड़ा या दराज दे दिया जाता तो ये सिलसिला चलता रहता। 9 साल की उम्र में तुम्हारे हाथ में फावड़ा होता, 18 साल की उम्र में ब्याह हो जाता, अरे यार ब्याह कर दो भाई, लड़का बड़ा हो गया, पूछने निकलनी, है ना। रात को तुम 12-12 बजे तक घर से बाहर रहते तो घर वाले कहते भाई चलो अब इसकी शादी करो, ऐसे होता है। शादी करो तो बहू आ जाएगी, साथ में कुछ दहेज दे आएगी, है ना। कुछ सोच ये भी होती है ना, है ना, कुछ सोच लोगों की ये भी होती है ना। निहायत ही निकृष्ट दर्जे की सोच है कि बहू आ जाएगी तो दहेज दे आएगी, चलो साहब बहू आएगी दहेज आएगी। उसके बाद 17-18 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई, शादी के 22 दिन बाद आप अलग हो गए, शादी के 4 साल बाद आपके 6 न्याने हो गए, नहीं 4 साल में 6 कैसे, है ना। 4 साल बाद 4 साल में 3 आपके बच्चे हो गए। अब महंगाई इतनी है, आपने जैसे तैसे उनको 8-10 साल का करा, जैसे तैसे उनको 8-10 साल का आपने करा, चलो बेटा तुम लगातार सिलसिला ये चलता रहेगा। हालत और ख़राब होती है, कैसे हो जाएगी। एक बड़ी सी हवेली थी, फिर 4 भाइयों में बटी, फिर आगे जाके फिर और 4 चौको 16 हिस्सों में बटी, हालत जो है वो खराब हो गई। एक बड़ी सी हवेली जो थी वो किसमें बदल गई, स्लम में बदल गई। स्लम समझते ना, मलिन बस्ती या स्लम, जहाँ पर बहुत, स्लम या मलिन बस्ती का मतलब जहाँ पर आबादी
आबादी बहुत घनी हो, वो साफ सफाई ना हो, उसे कहते हैं स्लम, है ना। एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती कहाँ है? धारावी, मुंबई, है ना। ठीक है साहब। अब तो शहर, जैसे जैसे शहरों की आबादी बढ़ रही है, शहरों में स्लम एरिया डेवलप हो रही है। आप देख लो, हर शहर में स्लम एरिया डेवलप हो रहा है, गाँव में स्लम एरिया डेवलप हो रहे हैं भाई, शहरों की तो बात आप छोड़ो, गाँव में स्लम एरिया डेवलप हो रहे हैं। खैर आगे चले तो हाँ, तो गरीबी का दुष्शब्द का मतलब यही है कि आप गरीब हैं। गरीब होने का मतलब आपके पास बचत नहीं है, कम आय, खर्च ज़्यादा है, बचत नहीं है आपके पास। अगर बचत होती तो वो उसका इन्वेस्टमेंट होता, बचत का इन्वेस्टमेंट होता, उससे इनकम होता, तो हो सकता है आप जो है गरीबी से बाहर निकल आते। अब अर्थव्यवस्था में गरीबी का दुष्चक्र का मतलब ये है कि आपकी इनकम बहुत कम है, खर्च ज़्यादा है, बचत कम है। एक स्थिति ऐसी आ गई है कि आपको कर्ज लेना पड़ रहा है ना, कर्ज आपका अदा नहीं हो रहा, आप कर्ज के जाल में फंस रहे हैं, आप पीढ़ी दर पीढ़ी आप गरीब होते जा रहे हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया था रैगनर मार्क्स ने। तो अब अगर आपने गरीबी के दुष्चक्र से निकलना है तो उसके लिए सरकार से क्या उम्मीद की गई है, आपसे क्या उम्मीद की गई है कि आप इन्वेस्ट करें, है ना, आप कारोबार में इन्वेस्ट करें, कमाई करें, जिससे कि आप इससे या इस सितंजी से या इस जाल से या टैप से बाहर आए। अब एक बात आती है संतुलित विकास, है ना, बैलेंस ग्रोथ, बैलेंस डेवलपमेंट। संतुलित विकास का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग सेक्टर है, खेती बाड़ी है, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर कहते हैं ना, उद्योग, कृषि, शिल्प, सेवा, तो सभी का एक सा विकास हो, सभी को समान मौके मिले। ये नहीं कि उद्योग, सेवा, सर्विस सेक्टर आगे बढ़ रहे हैं, कृषि पिछड़ती जा रही है, उत्तरी भारत आगे बढ़ रहा है, दक्षिण भारत पिछड़ रहा है, या दक्षिण भारत आगे बढ़ रहा है, उत्तरी भारत पिछड़ रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है ना। और उसमें भी स्त्री और पुरुष सभी को विकास के समान मौके मिल रहे हैं। अब ये गरीब सभी को विकास के समान मौके मिल रहे हैं। रेल का डेवलपमेंट हो रहा है तो हवाई जहाजों का भी हो रहा है, नेशनल हाईवे डेवलप हो रहे हैं तो स्टेट हाईवे भी डेवलप हो रहे हैं। इसको कहते हैं हम बैलेंस डेवलपमेंट या संतुलित विकास। अब यहीं पर एक थिंकर हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं, रोजेंस्टीन ब्रेडान, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया है जिसको नाम दिया गया बिग पुश थ्योरी। बिग पुश हिंदी में से कहते हैं प्रबल धक्का, हिंदी में से कहते हैं प्रबल धक्का। ये बिल्कुल उससे मिलता है, इससे जो कीन्स की इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, जिसे हम कहते हैं घाटे की अर्थव्यवस्था, जो कीन्स की इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसे हम कहते हैं घाटे की अर्थव्यवस्था, ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता है कि सरकार अलग अलग सोर्सेस से आय जुटाए, चाहे कर्ज हो, और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट करें। आप देखो ना, इसकी मिसाल आपको ऐसे में दे सकता हूँ, जैसे कि ऊधम सिंह नगर जिला आपका जो है, आपका जो ऊधम सिंह नगर जिला है, ये बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुआ। अब यहाँ पर आप देखें काशीपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर, यहाँ पर सरकार ने प्रयास किए, उद्यमों को बढ़ावा दिया, रेलवे का विकास किया, सड़कों का विकास किया, सिडकुल जैसे संस्थानों ने यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया। तो महज 15 साल में इस इलाके की कायाकल्प हो गई। महज 15 साल में ये इलाका जो है आकांक्षी जिले से अब विकसित जिले की ओर बढ़ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि सरकार जो है बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करे, कर्ज ले, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करे। आप जैसे मान लीजिए, आप सिर्फ एक सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे पंतनगर में हवाई अड्डा बन रहा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा, पंतनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है ना, तो उससे होगा क्या, उस एयरपोर्ट के आसपास आप देखेंगे रिंग रोड बन रही है, एयरपोर्ट के आसपास रिंग रोड बन रही है। अब जब ये एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो जाएगा, यहाँ धड़ाधड़ फ्लाइट लैंड होगी, टेक ऑफ होंगी, लैंड होंगी, टेक ऑफ होंगी, तो इंटरनेशनल लेवल पर टूरिज्म यहाँ पर बहुत बढ़ेगा, पर्यटन बहुत बढ़ेगा यहाँ पर। इसका फायदा जो है पंतनगर के आसपास के क्षेत्रों को तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, यहाँ पर आना जाना लोगों का। आज जैसे सऊदी अरब में हज यात्रा के लिए जाते हैं ना, हमारे मुस्लिम समाज के लोग तो पहले दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से हम लोग उनको विदा करने जाते हैं, यहाँ भी लेने भी जाते हैं, लेने भी आते हैं वो दिल्ली से, तो यही पंतनगर से फ्लाइट हो जाएगी। अब जब रामपुर से चलेगा पंतनगर के लिए 4 गाड़ियाँ जब रामपुर से पंतनगर के लिए चलेंगी ना, तो मुंह पेट बंद करके नहीं आएगी, रास्ते में वो खाते पीते चलेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो इसी वजह सरकार ने इन्वेस्ट किया, पैसा उड़ेगा। अब उसका फायदा हवाई अड्डे को थोड़ी मिलेगा, वहाँ पर टैक्सी वाले, ऑटो वाले, वहाँ पर होटल वाले, ढाबा वाले, रेस्टोरेंट वाले, मल्टीप्लेक्स वाले, उसी के देख हम देख पंतनगर के आसपास एक नई टाउनशिप डेवलप हो जाएगी, नए कारखाने, माल उतारो, माल ला दो, इससे क्या है कि इलाके में डेवलपमेंट बढ़ेगी। इसी को कहते हैं बिग पुश थ्योरी या प्रबल धक्का सिद्धांत। किसने दिया? रोजेंस्टीन ब्रेडान ने। अब
आगे बात आती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या है या भारतीय अर्थव्यवस्था की खूबियाँ क्या हैं, कोई बता सकते हैं आप में से? चलिए मैं ही बताता हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण या भारतीय अर्थव्यवस्था की खूबियों की अगर बात आप करोगे तो देखें आप कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें हालांकि जीडीपी का हिस्सा ज़्यादा है, मैं गलत बोल गया, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो जीडीपी है उसमें सर्विस सेक्टर का हिस्सा ज़्यादा है। हमारे देश की कुल जीडीपी में सर्विस सेक्टर का हिस्सा कितना है? 53% इस समय। लेकिन रोजगार के मामले में अभी भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कृषि पर निर्भर है, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि पर निर्भर है या प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। हमारी अर्थव्यवस्था अजीब स्थिति में है, यहाँ पैसा ज़्यादा आ रहा है सर्विस सेक्टर से, लेकिन रोजगार जो ज़्यादा पैदा कर रहा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पैदा कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, उद्योगों का जो स्तर है, उद्योग जो हैं उनका हिस्सा जो है जीडीपी में वो सर्विस सेक्टर से कम है। अच्छा, उद्योगों में भी क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसे हम विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं वो धीमे धीमे प्रगति कर रहा है। सर्विस सेक्टर का हिस्सा ज़्यादा मैंने आपको बता दिया, रोजगार के मामले में मैंने आपको बता दिया। हमारी जो कुल राष्ट्रीय आय है वो अभी भी दुनिया के बहुत से देशों से कम है। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय के साथ साथ मैं कहूँ प्रति व्यक्ति आय, हमारी जो राष्ट्रीय आय है दुनिया की तेज ग्रोइंग जो इकोनॉमीज हैं उनकी तुलना में कम तेज गति से बढ़ रही है। इसके अलावा हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है अभी भी बहुत से देशों से बहुत कम है, जो पर कैपिटा इनकम हमारी बहुत कम है। वृद्धि दर हमारी धीमी है, अन्य स्वस्थ अर्थव्यवस्था की तुलना में हमारी जो ग्रोथ रेट है या जीडीपी ग्रोथ रेट है वो अभी भी कम है। इसके अलावा इन्फ्लेशन हावी है। लंबे समय से हम जो किससे पीड़ित हैं, हालांकि इस समय इन्फ्लेशन थोड़ी कम है, लेकिन औसतन हम देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो स्फीति से पीड़ित है। स्फीति से पीड़ित होने का मतलब क्या है? महंगाई से ग्रस्त है, महंगाई लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। इसके अलावा क्वालिटी की अगर बात करें, हालांकि अब तो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय सामान जो है ब्रांड के रूप में शक्ल ले रहे हैं, लेकिन अभी भी जो भारतीय माल है इंटरनेशनल लेवल पर कुछ चीज़ों को छोड़ करके उसकी क्वालिटी में अभी दूसरे देशों को बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। जैसे जैसे ये भरोसा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे माल की डिमांड बढ़ेगी। अब अगर हम अर्थव्यवस्था की क्वालिटी की बात करें दूसरे पहलू में, तो इसकी एक बात और भी है कि हमारे यहाँ पैसा तो बहुत है, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन हमारा एक ही सेक्टर जिसे हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। अच्छा, सर्विस सेक्टर में भी आईटी सेक्टर, हमारा एक ही सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर रहा है, कौन सा? सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर में भी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उसमें आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बाकी सेक्टर इतनी तेज़ी से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो जीडीपी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। आबादी बहुत ज़्यादा है, आबादी अभी भी तेज गति से बढ़ रही है ना। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके नेचर की बात करें, अगर हमारे अर्थव्यवस्था के स्वरूप की बात करें, एक तो हम अभी भी कृषि पर आधारित है, विकासशील अर्थव्यवस्था, हम विकसित देश नहीं है, अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो विकासशील है। इसके अलावा जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो आज़ादी के बाद से ही मिश्रित आधार पर बढ़ी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन अब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था से धीरे धीरे किधर को चल रहे हैं? हम मिश्रित अर्थव्यवस्था से धीरे धीरे हम किधर को चल रहे हैं? जहाँ पर पूंजीवाद का बोलबाला हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर हम बढ़ रहे हैं लगातार, ठीक है ना। इसके अलावा ये मैंने आपको बताया कि हम धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय हमारे यहाँ कम है। अच्छा, जो हमारे यहाँ लेबर है, श्रम शक्ति जिसे कहते हैं ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये लेबर का उदाहरण तो है, मेहनत कर रहा हूँ तभी तो मुझे पैसा मिल रहा है, चाहे वो सचिव हो या वो 4th क्लास में हो, है ना, अनुसेवक हो, सारे के सारे श्रम शक्ति में आते हैं। अब एक होती है कुशल श्रम शक्ति, एक होती है अकुशल श्रम शक्ति। आप जो है कोई टेक्नीशियन, टेक्निकल काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, आप स्किलफुल है ना, आप दक्ष हैं। अच्छा, कहते हैं ना पुराने ज़माने में होता था लड़का देखने जाते थे ना लड़की के लिए, तो कहते थे भाई लड़का देखो तंदुरुस्त हो, ठीक ठाक हो, इसके अलावा लड़का कोई हाथ का काम जानता हो, जमीन भले ना हो लेकिन लड़का कोई हाथ का काम जानता हो, यानी कि कोई किसी ना किसी काम में वो स्किलफुल हो, दक्ष हो, तो उसकी शादी हो जाती थी। और जो ऐसे होते थे वो ऐसे ही रह जाते थे, ठीक है ना, कैसे रह जाते थे? ऐसे ही रह जाते थे, ठीक है साहब। तो कुशल श्रम और अकुशल श्रम, हमारे यहाँ श्रम शक्ति तो बहुत है, हमारे यहाँ श्रम शक्ति बहुत है, लेकिन जो श्रम शक्ति है, लेबर है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ अकुशल श्रम ज़्यादा है, यानी कि ऐसे मजदूर ज़्यादा हैं, ऐसे कामगार ज़्यादा हैं जो कोई एक खास काम नहीं जानते, है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा हाथ के काम में भरोसा रखते हैं, मजदूरी में भरोसा रखते हैं। तो कुशल श्रम है ना, जो ट्रेंड लेबर है, स्किलफुल लेबर है,
उसकी कमी है हमारे। जो औसत भारतीय है, आम या औसत भारतीय जो, हम शहरों की बात नहीं कर रहे, मर्सिडीज गाड़ी की बात नहीं कर रहे, तो हम एक आम आदमी, कॉमन मैन या आम आदमी या आम भारतीय की बात कर रहे हैं। उसका जो जीवन स्तर है अभी भी बहुत ऊंचा नहीं है, बहुत नीचा तो नहीं है खैर, लेकिन अभी भी वो एक ठीक ठाक स्तर पर नहीं पहुंच पाया आम भारतीय का जीवन स्तर, ठीक है ना। ये कमियां हैं, लेकिन अच्छाई की बात यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या है, मिश्रित से पूंजीवाद की ओर बढ़ रही है, तेज गति से तरक्की कर रही है। भले ही सर्विस सेक्टर में पैसा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था का आधार लगातार बढ़ता जा रहा है, जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है धीरे धीरे आयात, हालांकि हमारी कोशिश यही है कि हम आयात को हटाएं, निर्यात को बढ़ावा दें, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हमारी जो आयात पर जो निर्भरता है अभी भी बनी हुई है, यानी कि विदेशी मालों पर हमारी डिपेंडेंसी बनी हुई है, ठीक है सर। अब यहीं पर एक शब्द आता है लेसेस फेयर, या इसको हम हिंदी में कहते हैं मुक्त व्यापार या उदारीकृत अर्थव्यवस्था। इसका मतलब ये है कि पूंजी पर कम से कम नियंत्रण हो, व्यापार को, पूंजी को, उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा खोल दिया जाए, लाइसेंस या परमिट राज या ज़्यादा से ज़्यादा जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो कम से कम, अर्थव्यवस्था को, उद्योग को, कारोबार को या पूंजी को खोल दिया जाए, उदारता बरती जाए, उसको हम कहते हैं लेसेस फेयर। ये मान का नियम, ये समझते हैं, मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद हम बात करें कि भाई शहर क्या होते हैं, शहर की परिभाषा क्या है, नगर की या शहर की परिभाषा क्या है। नगर या शहर, आप उदयपुर में रहते हो, शहर है ना आपका, मैं गांव में रहता हूँ, गांव है ना। आप जो है जिला में रहते हो, कस्बा, कस्बा है या नगर है, कस्बा है ना। अब जिस दिन नगर पालिका हो जाएगी तो नगर हो जाएगा, ठीक है। तो अब नगर के पैमाने हैं, चांद सुनिए, नगर के अलग अलग पैमाने हैं। कोई भी इलाका अर्बन माने शहरी या नगरीय, ठीक है ना। कोई भी इलाका अर्बन या शहरी या नगरी कहा जाएगा, उसके पैमाने हैं कि वहाँ पर कम से कम 5000 या उससे ज़्यादा आबादी हो, कम से कम कोई भी इलाका। अब तुम्हारा जैसे गांव है ना, तुम्हारा जो गांव है, अगर यहाँ कम से कम 5000 से ज़्यादा आबादी हो जाए, नंबर एक बात। दूसरा, यहाँ पर कम से कम 3/4 आबादी, यानी कि 75% आबादी के जो रोजगार के साधन हो कृषि से अलावा हो, खेती से अलावा हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, किसी का पार्लर हो गाँव में, कोई कारपेंटर हो, कोई लोहार हो, है ना, तरह तरह के लोग काम कर रहे हो। गांव के 3/4 लोग जो हैं खेती के अलावा दूसरे धंधों से अपना रोजगार पा रहे हो, यानी कुल आबादी का कम से कम 75% आबादी गैर कृषि क्षेत्र से रोजगार पाती हो। और जो घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसे कहते हैं, वो हो कम से कम 400 या उससे अधिक। कम से कम पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, कम से कम एक स्क्वायर किलोमीटर में 400 लोग रहते हो। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, वर्ग किलोमीटर समझ गए, वर्ग समझते ना, ऐसे बंधाकृति जिसकी चारों भुजाएं समान मापती है, तो वर्ग कहते हैं ना, है ना। तो 1 किलोमीटर इधर, 1 इधर, 1 इधर और 1 इधर, ये हो गया आपका 1 स्क्वायर किलोमीटर। 2 स्क्वायर किलोमीटर की बात करोगे, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, ठीक है ना। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कम से कम 400 लोग रहते हो, तो उस जगह को आप अर्बन कह सकते हो। तो अभी देखो आप गाँव में इतनी आबादी नहीं हुई है, इतनी आबादी नहीं हुई है ना, और अभी इतने % तो खेती में है ना। तो अभी 5000 आबादी नहीं है, इतने ज़्यादा खेती में है, और घनत्व जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी तो खैर 400 से ज़्यादा हो गई है। आप अपने गांव की बात करोगे तो जनता का जो घनी आबादी की बात करें तो आबादी तो घनी हो गई है, लेकिन बाकी नाम जो है वो पूरे नहीं हुए, ठीक है ना। हमारे गाँव में धीरे धीरे ये नाम पूरा होने जा रहा है, जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ पर ये नाम धीरे धीरे पूरा होने जा रहा है। आबादी भी खूब हो गई है और लोग भी गैर कृषि कामों में लगे हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी भी ग्रामीण से आते हैं, ठीक है। तो अब इस आधार पर उन्होंने 6 प्रकार के नगर बताए हैं, इसमें मैंने 1, 2 और 6 लिखे हैं, 3, 4, 5 में खा के। तो क्लास 1 सिटीज, जो क्लास 1 सिटीज हैं, इनको हमने जो बांटा है वो उनकी आबादी के आधार पर बांटा है। क्लास 1 सिटीज वो हैं जिनकी आबादी 1 लाख या उससे ज़्यादा है, ठीक है ना। क्लास 1 सिटीज वो हैं जिनकी आबादी 1 लाख या उससे ज़्यादा है। क्लास 2 सिटीज वो हैं जिनकी आबादी 50,000 से 99,999 है, ठीक है। क्लास 6 जो सिटीज़ हैं या अर्बन सेक्टर हैं वो हैं जिनकी आबादी 5000 से कम है। वो अर्बन साइट्स या वो नगर जिनकी आबादी 5000 से कम है उन्हें हम कहते हैं क्लास 6 सिटीज या छठी श्रेणी के शहर। अब हम क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 शहरों की तुलना करें तो हमारे यहाँ जो शहरी आबादी है, ये नगरीय आबादी है, वो सबसे ज़्यादा 1 लाख, जो क्लास 1 शहर है ना, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो क्लास 1 शहरों में, या 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा शहरी आबादी है। और ये हमारे देश में जो कुल शहरी
आबादी, हमारे देश में जो कुल शहरी आबादी है उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा है 70%। हमारे देश की कुल शहरी आबादी जो है उसका 70% या उससे ज़्यादा हिस्सा जो है वो क्लास 1 शहरों में रहता है। और ये जो क्लास 1 शहर है ना, इन्हीं में शहरी आबादी सबसे तेज़ी से बढ़ रही है। आप जैसे देखें ना, हल्द्वानी, आपका हरिद्वार, देहरादून, इनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है। इन्हें आप क्लास 1 शहर कह सकते हो, रामनगर जैसे। तो इनकी आबादी सबसे तेज गति से बढ़ रही है। क्लास 1 शहरों की आबादी सबसे तेज गति से बढ़ रही है। क्लास 1 शहर वो हैं जिनकी आबादी कम से कम 1 लाख है, ठीक है ना। और इन्हीं शहरों में भारत की कुल शहरी आबादी का कम से कम 70% रहता है, ठीक है। और सबसे धीमे जो तरक्की कर रहे हैं वो क्लास 6 नगर तरक्की कर रहे हैं। सबसे कम नगरीय आबादी जो है वो क्लास 6 नगरी है, ठीक है ना। मैंने लिख दिया क्लास 1 में सबसे तेज। अच्छा, जो 71 से 81 का जो दशक था, यानी कि सन 81 की जनगणना हुई, और वो किसके लिए हुई? 71 से 81 के लिए हुई। उसमें हमारे यहाँ जो शहरीकरण है वो सबसे तेजी से बढ़ा, यानी कि उस दौर में हमारे यहाँ शहरी आबादी सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ी। यहीं पे एक नोट मैंने यहाँ पर और लिख रखा है, वो क्या है कि सिंपल इन्फ्लेशन यानी सामान्य मुद्रास्फीति। अगर इन्फ्लेशन 1 से 9% तक है तो उसे हम कहते हैं साधारण मुद्रास्फीति। और एक आता है रनिंग इन्फ्लेशन, है ना, दौड़ती हुई रनिंग इन्फ्लेशन। अगर मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन 10% पर ईयर से ज़्यादा है तो उसे हम कहते हैं रनिंग इन्फ्लेशन, ठीक है ना। अब एक शब्द और आता है, आप जो है मुद्रास्फीति या महंगाई का मीजर किसके बेस पर करते हैं? तो थोक मूल्य सूचकांक के बेस पर करते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्लास के सभी क्लासेस के हमारे ये 7 पार्ट हो चुके हैं और आज मैं इन्हें अपलोड कर दूंगा।